स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है नीलम कुलश्रेष्ठ की कहानी अपनों के लिए। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज पल पल न जाने कितनी बार शलभ के साथ जिया है। उसके ऑफिस होने पर भी अब कुछ क्षण ही रह गए हैं उसके वापस घर आने में। वह सुनकर बहुत चौंकेगा। उसने कहा भी था, मैं तुम्हारे व्यक्तित्व के इस पहलू को इसी क्षण संपूर्ण मानूंगा। हो सकता है अत्यधिक खुशी में अपनी आदत के मुताबिक बाहों में उठाकर एक चक्कर भी लगवा दे। तब मैं चारों तरफ गोल घूमती हुई वस्तुओं को देखकर चीखती हुई कहूंगी, रुको रुको शलभ, वरना मैं मर जाऊंगी। वह मुझे धम से पटकता हुआ कहेगा, यार तुम बड़ी डरपोक हो, इतनी खुशी को भी सेलिब्रेट नहीं करने देती। उसके इस बेहुदा सेलिब्रेशन पर मुस्कुरा भर दूंगी। बाहर स्कूटर की घर घर खत्म हो गई है। कॉलबेल के बजने से पहले ही दरवाजा खोल देती हूँ। वह सामने खड़ा है। वह ऑफिस की बोझिल आंखों से देखते हुए एक थकी मुस्कुराहट फेंकता हुआ बगल से निकलकर सोफे पर निढाल गिर जाता है। मैं समझ नहीं पाती शुरुआत कहाँ से करूं। चुपचाप साप्ताहिक से अपने उपन्यास की स्वीकृति का पत्र उसकी तरफ खिसका देती हूँ। रियली वेरी गुड, वह कहता है। पहली बार मालूम होता है ठंडक भी किस तरह गर्म होती है। कहाँ गया शलभ का ऑफिस के बाद एक बेचैन खोजता हुआ स्वर, शशि शशि कहाँ हो, देखो तुम्हारी कितनी कहानियों की स्वीकृति आ गई है। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने आईब्रो आखिरी बार संवारती खड़ी हूँ। वह मेरे आगे डाक का ढेर डाल देता है। तू बहुत केयरलेस है, बाहर लेटर बॉक्स में से निकाल कर लाया हूँ। वह बहुत लाड में तू कहने लगता है। मैं हमेशा की तरह अपने लिए विशेषण सुनकर मुस्कुरा भर देती हूँ। कुछ कह पाने जैसी स्थिति नहीं रह पाती। वह और अधिक लाड में बाहों का घेरा डाल देता है। ओ यू आर ए ग्रेट। वह ग्रेट को उत्साह में ग्रेट कहने वाली आदत में बोला। वह कार्ड को मेज पर रखकर टाई की नॉट ढीली कर रहा है। उसकी एक नज़र अखबार की मोटी लाइनों पर भी फिसलती जा रही है। वह हमेशा से इसे रिलैक्सेशन मानता आया है। सूनापन मन प्राण से निकलकर हाथों में आ गया है। बुझे हुए हाथों से चाय बनाती हूँ। शक्कर को प्याले में डालकर चम्मच से हिलाते हुए अर्ध टूटा वाक्य, चाय बन गई है। अखबार के पीछे से एक हाथ निकलकर प्याले को थाम लेता है। मैं वहां से उठकर मिक्की को दूध पीने के लिए जगाती हूँ। उसने अभी नया नया ही स्कूल जाना शुरू किया है। स्कूल से आकर कुमलाया हुआ सो रहा है। जगने में थोड़ी सी आनाकानी के बाद खुशी से बोला, डैडी। हूँ, एक रूखी आवाज। मिक्की चुपचाप दूध का गिलास थाम लेता है। मैं प्याले में से एक घूंट सिप करती हूँ। दृष्टि सामने की दीवार पर फिसल जाती है। दीवार के बीच में से कुछ प्लास्टर उखड़ जाने पर उसकी जगह पेंटिंग कर उसे छिपा दिया था। अब तो किसी मिस्त्री से बात करनी ही पड़ेगी। पेंटिंग इस खुरदरी जगह को छिपा नहीं पा रही है। मम्मी, मैं दीपू के पास जा रहा हूँ। मिक्की एक सांस में दूध खत्म करता हुआ कहता है। मिक्की पहले पप्पी तब दीपू, अपनी रुखाई का जैसे प्रायश्चित। मिक्की डैडी के गाल पर प्यार करता हुआ भाग जाता है। अरे हाँ, याद आया, आज वर्मा ने हम लोगों को बुलाया है। उसके लड़के का बर्थडे है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तो आज न जा सकूंगी। क्यों? शलभ बिना उत्तर प्रतीक्षा कर कहता है। अच्छा, तो आज हम अकेले ही हैप्पी बर्थडे टू यू गा आएंगे। फिर ओढ़ी हुई गंभीरता को ठेलता बचपना। पता नहीं कहाँ से इतनी चुस्ती आ गई है। बाथरूम में उसके जोर से सीटी पर फिल्मी धुन निकालने की आवाज़ आ रही है। मैं पत्रिका के फड़फड़ाते पृष्ठों में इस सब को बंद कर देना चाहती हूँ। उसका बाथरूम से गाउन कसते हुए निकलना, शीशे के आगे तरह तरह के कोण से बालों को संवारना। शायद अब भी वह जिद कर उठे, शशि तुम्हें चलना ही होगा। तब मैं खींचती हुई लेकिन मन ही मन आहत भाव को दबाती मुस्कुराती हुई उठ जाऊंगी। उसके साथ कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ। अच्छा, तो शशि डियर, हम चल रहे हैं। वह मुझ पर झुकता हुआ कहता है।
एक क्षण बाद अपने में मस्त चला जाता है। उसने शादी के पहले दिन ही कहा था, मैंने बहुत सी लड़कियों को समझा है। मेरी आंखों में कैसी कैसी तो शंका की परछाइयां उभर आई थी। उन्हें देखकर बोला था, न न, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है, मैंने तुमसे खास तौर से इसलिए शादी की थी कि एक लेखिका को भी अच्छी तरह जानने का अवसर मिल सके। तब मन में कुछ कसक गया था। मैं अपने दोनों व्यक्तित्वों को हमेशा अलग अलग मानकर चली थी। कभी भी अपने लिखने वाले व्यक्तित्व को स्वयं की जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया था। लेकिन यहाँ तो शलभ ने दोनों को एक करके जिंदगी की शुरुआत की थी। सब्जी की टोकरी मेज पर रख ली है, कुछ हल्का ही खाना बनाना है, वह तो शायद ही खाए। घर के स्पंदन युक्त क्षणों को पूरी तरह जीने के लिए मन और तन को कितना उल्टा पुल्टा है। रात को देर से लिखने की आदत अब न जाने कितने पीछे छूट चुकी है, क्योंकि बेड पर करवटें लेता हुआ शलभ, छोड़ो भी यार, बहुत लिख लिया, बस 2 मिनट रुको। तुम्हारी इस टेबल लैंप की लाइट में भी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। तब तो मैं और भी न सो पाऊंगा, प्लीज। मैं टेबल लैंप का स्विच बंद करके मेज पर पेन रखते हुए बेड की तरफ बढ़ती जाती हूँ। सिंक में सब्जी रखकर नल खोल दिया है, उसे हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ कर रही हूँ, लेकिन छिद्रों में बहुत कुछ रह गया होगा। मैंने दोपहर को लिखने की आदत भी डालने की कोशिश की, लेकिन शलभ का ऑफिस टाइम बदल गया। वह लंच के लिए दोपहर के 2 बजे घर पर आने लगा। पड़ोसियों के, मिक्की की मम्मी जरा यह बुनाई सिखाना, मेहमानों के लिए जरा बर्तन निकाल कर देना, इस पायजामे की जरा काट बताना के बीच जैसे तैसे 3 वर्षों में यह उपन्यास समाप्त कर पाई हूँ। कुकर में चमचा चलाते हुए, मिक्की के बाल काटते हुए, कपड़े धोते हुए, घर को डेकोरेट करते समय पता नहीं मस्तिष्क में उगने वाले कितने विचारों का गला घोंटती रही हूँ। कितना तो चाहा था नैनीताल में मिलने वाले 14 वर्षीय कुली छोकरे की मर्मस्पर्शी जीवन कथा को अपनी कलम में बांधूं, लेकिन करोड़ों रेंगने वाले जीवों में कुछ विशिष्ट बनना चाहा था। अपना मार्ग अपनी रुचि के अनुसार चुना था। लेखन आत्मविस्मृत सी इसी में डूबी उतराती रही थी, पर उस दिन नशा कुछ उतर गया था। कॉलेज यूनियन का उद्घाटन करवाना था। मैं सेक्रेटरी थी। कुछ लड़कियों से मैंने सलाह लेनी चाहिए थी। मैं तो उद्घाटन के लिए शिवानी को बुलाना चाहती हूँ। शिवानी कौन? सिर पर हथौड़ा सा पड़ा था। जिनके लिए मुझे क्रेज था वे उनसे अनजान थी। यह बात मैंने अनुदा से भी कही थी। उन्होंने बहुत सहज होकर कहा था, साहित्य में उन लोगों को रुचि नहीं होगी, और फिर तू भी तो हर किसी प्लेयर का नाम नहीं बता सकती है। यह तो ठीक है, लेकिन कभी उन्होंने पत्रिकाएं उल्टी पुल्टी भी नहीं होंगी। अगर रुचि नहीं है तो चीज सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देती है। मुझे लगा था सब अस्थिर हो गया है, गलत हो गया है। उस दिन मैं देर तक जागती रही थी। उद्विग्न सी रात के 2 बजे बिस्तर से उठकर अपनी डायरी में लिखा था, हम किसके लिए और कौन सी प्रगति के लिए हाथ पैर पीट रहे हैं। दुनिया में आदिकाल से इतने वैज्ञानिक, लेखक, राजनीतिज्ञ व विचारक हुए हैं। मैं उनमें से कितनों को जान पाई हूँ या कितनों को जानने की क्षमता रखती हूँ। शायद इस दुनिया में एक नाम ही सबके द्वारा जाना जाता है, और वह है ईश्वर, चाहे विवाद के रूप में ही क्यों न हो। दूसरे दिन मन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। सुनहरी दुनिया के उन शीतल झोंकों के बीच लॉन में बैठकर मैंने फिर अपनी डायरी में लिखा था, पहली बार लगा है अपने देश के योगी मूर्ख नहीं हैं। यदि उनकी यह थ्योरी ठीक है कि आत्मा परम ब्रह्म में लीन हो जाती है, तो इससे अच्छा क्या है। वे भी आदिकाल से स्थिर नाम ईश्वर बन जाते हैं, यानी कि ए पार्ट ऑफ द फेम। पहली बार समझ में आया था, आदमी दुनिया में भी कोई काम करता है, खासकर किसी किसी कला को अपनाता है, तो सिर्फ स्वयं की संतुष्टि के लिए, प्रसिद्धि के लिए अपनाना तो मूर्खता है। मैं अब सोचती हूँ, यदि मैं लिखना छोड़ दूँ तो कहीं कुछ नहीं बदलेगा। ढेर सी पत्रिकाएं यूं ही छपती रहेंगी, कोई भी उनमें रिक्तता का एहसास नहीं कर पाएगा। किसी पत्रिका के जिस अंक में
मेरी रचना छपती है उससे अगले अंकों को देखकर कसक सी दिल में उठती है। कहीं भी तो चिन्ह नहीं है कि शशि इसमें छप चुकी है। सब्जी जलने की गंध से चौंकती हूँ। जल्दी से उसे आग से नीचे उतार लेती हूँ, लेकिन अब भी कुछ जलने की गंध रह ही जाएगी। तभी तो शलभ कहता है, आदमी को ठोस प्रैक्टिकल होना चाहिए। यह क्या उधर भावनाओं के संसार में गुम है और इधर आज का आदमी हाथों से फिसला जा रहा है। गैस बंद करके बाहर आ जाती हूँ। कमरे में आकर चौंक जाती हूँ। मिक्की किवाड़ों पर चौक से मॉडर्न आर्ट बनाने में लगा हुआ है। उसे बहलाने के लिए उसके हाथ में एक तस्वीरों वाली किताब पकड़ा देती हूँ। वाद विवाद में बोलती गोरी सी लड़की का तमतमाया हुआ चेहरा आंखों के आगे घूम जाता है। मैं तो पति सेवा से बढ़कर राष्ट्र सेवा को समझती हूँ। मैं ठहरी ठहरी आंखों से कमरे की एक एक वस्तु को देखती हूँ। कोने की गोदरेज अलमारी, किताबों का रैक, हैंगर पर टंगे हुए कपड़े, मिक्की की अलमारी में बेतरतीब पड़ी हुई किताबें, अदृश्य शलभ और मेरे हस्ताक्षर। वह मनमौजी अंदाज में कह रहा है, तुम क्यों आने वाली ढेर सी प्रशंसा के लिए इतना घुटती रहती हो? किसी भी क्षण को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाती, अपने जीवन को बूंद बूंद करके पी नहीं पाती। मैंने तो प्रशंसा कभी नहीं चाही, फिर क्यों इतना लिखती हो? शलभ, तुम जानते नहीं हो, कुछ काम आदमी को अपनी मजबूरियों के कारण करने पड़ते हैं। ये मजबूरियां भी मन की होती हैं। इन मजबूरियों में ही उनका आंतरिक सुख निहित होता है। तो इन मजबूरियों को बदला नहीं जा सकता। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ, शलभ कुछ बदलता जा रहा है। अनदेखी दूरियां हमारे बीच उभर रही हैं, जिन्हें मैं कोई भी नाम नहीं दे सकती, लेकिन उनकी उपस्थिति हम दोनों ही महसूस करते रहते हैं। बिना बात मेरी कमियां निकालना, मुझे कमतर या गलत साबित करना, जैसे वह अपना अधिकार समझने लगा है। यह बोझिलता, हमारे बीच के ये अनदेखे तनाव, मेरे लेखन, मेरी बढ़ती प्रसिद्धि के कारण हमारे अलावा मिक्की को भी ढोनी पड़ती है। वह सहमा सहमा सा दोनों के चेहरों को गुपचुप देखता रहता है। उसका दयनीय मार्मिक चेहरा देखकर मेरे अंदर कुछ आकुल आने लगता है। शलभ तो लिखने संबंधी किसी बात के उठते ही एक औपचारिक गंभीरता ओढ़ लेता है। तब मैं उसे झिझोड़ कर पूछना चाहती हूँ, अलगाव किस लिए है? तुम कहो तो मैं लिखना छोड़ दूँ, लेकिन चाहकर भी पूछ नहीं पाती। मैं जानती हूँ, मेरे अंदर की लेखिका को सीधे मारने का दायित्व वह कभी भी नहीं लेगा, चाहे भले ही तड़पा तड़पा कर उसे मार डाले। अब तो लगता है कि यह दायित्व मुझे स्वयं ही ढोना पड़ेगा। अचानक मेरी आंखें एक पुस्तक में प्रकाशित डॉक्टर रेणु सक्सेना की कविता की अंतिम पंक्तियों पर पड़ती है। मेरी आंखें सजल हो बह उठी हैं। मेरा अपना घर है, मेरी अलग पहचान बिना। डरती हैं कलम कागज पर अंगारे भरने से, कहीं विद्रोह की परछाइयाँ उन्हें गमगीन न बना दे, जिन्हें मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ।